नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल चौबे, पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकच्छा के स्वयं कोर्स पोषण एवं आहार न्यूट्रिशन एंड फीडिंग के 5वें मॉड्यूल संतुलित आहार के सिद्धांत के 24वें व्याख्यान पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक भाग 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम अपने पिछले व्याख्यान का एक बार पुनर्कथन पुनर्अवलोकन करें, जिसमें हमने कुछ पोषक शब्दावलियों के बारे में जाना था, जिसमें सबसे पहला था एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट EAR, अनुमानित औसत आवश्यकता। उसके बाद हमने जाना था अनुशंसित आहार भत्ता RDA के बारे में, टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, सहनीय ऊपरी सेवन स्तर के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, स्वीकार्य मैक्रोन्यूट्रिएंट वितरण सीमा के बारे में जाना था। हमने ग्राफ के माध्यम से समझा था कि EAR जो है वह 50% जनसंख्या की आवश्यकता को दर्शाता है, जबकि RDA जो है वह 97 से 98% जनसंख्या की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है या बताता है। साथ ही साथ यह भी हमने जाना था कि RDA का मान जो होता है वह EAR में अगले दो स्टैंडर्ड डेविएशन के योग से बनता है, यानी RDA का मान EAR से हमेशा अधिक होगा। आइए अब हम बात करते हैं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन से कारक हैं जो हमारी पोषक तत्व की आवश्यकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पोषण जो है न्यूट्रिशन, इसका हमारे विकास, प्रतिरक्षा, ऊर्जा और रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही आवश्यक इसका कार्य है, उसमें हमें मदद करता है। और यह जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वह भिन्न भिन्न अलग अलग होती हैं और बहुत सारे अनगिनत कारक हो सकते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई बायोलॉजिकल या जैविक कारक, शारीरिक कारक या जीवन शैली या पर्यावरण से संबंधित कोई कारक हो सकते हैं जो कि इसको प्रभावित करेंगे। तो इन कारकों के बारे में जानकारी होने से जो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं उनको कम या अधिक करना या अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हमें उसको बढ़ाना है, घटाना है, यह जानने में हमें मदद मिलेगी इन कारकों की जानकारी होने पर। तो आइए हम इन कारकों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला और एक मुख्य कारक जो है वो है आयु, एज जो है वो पोषण के आवश्यकताओं को या पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को सबसे अधिक प्रभावित करती है। जैसे अगर हम देखें तो एक शिशु जो है 2 साल तक का बच्चा है, तो जब वह छोटा होता है, 6 महीने से छोटा होता है, तो उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल ही अलग होती हैं। उसको मिल्क, जो ह्यूमन मिल्क यानी कि जो मानवीय दूध है, उसके फॉर्मूले का आहार चाहिए होता है, जिसमें वसा हो, लैक्टोज से भरपूर हो, इस तरह का आहार चाहिए होता है। जैसा सामान्य दूसरे लोगों को आहार चाहिए होता है वो उससे बिल्कुल, और उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन वही बच्चा जब 6 महीने के बाद बड़ा होने लगता है तो उसको चूंकि दूध में आयरन की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती है, इसलिए उसे ऐसे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है या अपने आहार में आयरन जो खनिज है उसकी पोषक तत्व उसकी आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। अगर बात करें 3 से 12 साल के बच्चों की, तो उनको अधिक कैल्शियम, अधिक प्रोटीन, आयरन विकास के लिए या विटामिन डी की आवश्यकता होती है। जबकि किशोर अवस्था, जो कि 13 से 19 साल हम कह सकते हैं, उस समय में उनके अंदर में ऊर्जा या कैलोरी का इनटेक या रिक्वायरमेंट आवश्यकता अधिक हो जाती है। साथ ही साथ जिंक की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जिंक जो है विकास के लिए जरूरी है। और किशोर लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं, उनमें आयरन की भी आवश्यकता लड़कों की तुलना में अधिक हो जाती है। अगर बात करें एडल्ट या वयस्क की, 20 से 50 वर्ष तक की उम्र में, तो उनको मेंटेनेंस डाइट यानी कि रख रखाव, यानी उनका शरीर का भार मेंटेन रहे, विशेष आवश्यकताएं नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसका एक संतुलन बनाना पड़ता है। और साथ ही साथ उन्हें अपने आहार में रेशेदार यानी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन का समागम या अधिक इंक्लूजन ऐड करना पड़ता है।
बात करें बुजुर्गों की 50 साल या उससे अधिक उम्र की, तो चूंकि उनका अवशोषण की शक्ति क्षमता जो है वो कम हो जाती है, तो इसलिए उनके आहार में खास तौर पे विटामिन डी और B12 अधिक देना पड़ता है। और चूंकि उनको अब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए उनके आहार में फाइबर के साथ साथ कम कैलोरी या ऊर्जा कम देना होता है। दूसरा जो मुख्य कारक है वो है जेंडर या लिंग। लिंग में अंतर की वजह से भी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बदलती हैं। जैसे अगर बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक ऊर्जा या की आवश्यकता होती है, यानी औसतन हम कहें तो लगभग 2500 किलो कैलोरी प्रतिदिन, जबकि महिलाओं को 2000 या 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें तो पुरुषों को प्रोटीन, चूंकि उनकी मांसपेशियों का मास या द्रव्यमान भार ज्यादा होता है, तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। उनको खनिज में खास तौर पर जिंक की आवश्यकता ज्यादा होती है, जो कि उनके टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए भी मददगार होता है। महिलाओं की बात करें तो उनको आयरन की अधिक आवश्यकता होती है, चूंकि उनमें मासिक धर्म का शुरू हो जाता है, तो उनको आयरन की अधिक ज्यादा खून का, जिसके जरिए खून का रक्त का नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसको पूरा करने के लिए आहार में आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड, अगर वह गर्भावस्था में महिला जा रही है तो उसको फोलिक एसिड, और जब 40 या 45 की उम्र के बाद महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके ऊपर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा अधिक रहता है। साथ ही साथ चूंकि उनके अंदर जो मासिक धर्म की वजह से हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से भी उनकी जो खाने के प्रति इच्छा है या मेटाबॉलिज्म है आहार का या पोषक तत्वों का चयापचय है, वह भी बदलता है, जिसकी वजह से पोषक आवश्यकताएं जो है, पोषण आवश्यकताएं बदलती हैं महिलाओं में। अगर बात करें जैसे, तो जो गर्भवती महिला है उसको बच्चे के अंदर जो जन्म दोष होते हैं, एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, उसको रोकने के लिए लगभग 600 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड प्रतिदिन उसको आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो कारक है वो है फिजियोलॉजिकल स्टेटस, यानी शारीरिक अवस्थाएं। बहुत आसान है, अगर महिला ही है तो जब वह गर्भावस्था में जाती है तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकताएं लगभग 250 से 300 किलो कैलोरी प्रतिदिन बढ़ जाती है। उसको चूंकि उसके गर्भ में एक बच्चे का विकास हो रहा है, तो आयरन की आवश्यकता अधिक होती है, या महिला को खुद को भी आयरन की कमी ना हो एनीमिया से बचने के लिए। और जो गर्भावस्था में जो शिशु उसके अंदर में पल रहा है, उसके लिए, उसके न्यूरल, उसके दिमाग के समुचित विकास के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता भी अधिक होती है। जब वही महिला स्तनपान कराने की अवस्था में आ जाती है तो उसकी ऊर्जा आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है, वो लगभग 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन हो जाती है। और बच्चे के विकास के लिए उसके दूध के जरिए, उसके दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का समावेश हो, उसके लिए उसके आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और वाटर या जल की उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं। अगर कोई मनुष्य है वो बीमारी में है, किसी बीमार या कुछ किसी बीमारी से निकल रहा है, उसकी रिकवरी की स्टेज में है, तो वहां पर भी उसकी आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। जैसे अगर कोई मनुष्य जल गया है, इन्फेक्शन हुआ या कोई चोट लगी है, तो वहां पे जो हमारे कोशिकाएं या ऊतक है उनका पुनः निर्माण करने के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अगर किसी की कोई चोट है, सर्जरी की गई है, उस अवस्था में भी उस घाव को भरने के लिए विटामिन सी और विटामिन के की अधिक आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो शारीरिक अवस्थाएं हैं उससे भी हमारी पोषक तत्व जो हैं वो बदलते रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। अगला जो कारक है वो है बॉडी वेट एंड कॉम्पोजिशन, शारीरिक वजन एवं उसकी संरचना। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जो एक एथलीट है, धावक है, उसके शरीर में मांसपेशियों का भार अधिक होता है, उसका अनुपात अधिक होता है भार की तुलना में, तो उसकी प्रोटीन उन मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए उसको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जहां एक वयस्क आदमी को 0.8 से 1.8-0.9 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, हर किलो भार पे 1 ग्राम या उससे कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एथलीट या एक धावक को प्रोटीन की आवश्यकता 1.2 से 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम भार होती है, प्रोटीन की आवश्यकता। मोटापा अगर बात करें, अगर कोई मोटा है यानी अधिक उसका वजन भार बढ़ गया है,
तो उसके चूंकि मोटापे में क्या होता है कि जो वसा है, फैट है, हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, तो हमने अपने आहार में फैट की कमी करनी पड़ती है, यानी फैट जो है उसको कम करना होगा, ऐसे खाद्य पदार्थों का बढ़ाना होगा या फाइबर जो है उसको बढ़ाना होगा जिनमें ऊर्जा कम हो। अगर कोई आदमी अंडरवेट है, अपने उम्र के हिसाब से उसका वजन कम है, तो उसकी आहार में हमें कुछ खास अच्छे वाले फैट, जो स्वस्थ वसा है, वो डालना होगा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। तो इस तरह से हम कुल मिला के देख पा रहे हैं कि शरीर का वजन या जो उसकी संरचना है, चाहे वो एक धावक हो, मोटा आदमी हो या दुबला पतला आदमी हो, उसकी भी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। इसके बाद काफी हम ये समझ पाएंगे कि जो शारीरिक गतिविधि का स्तर है, यानी फिजिकल एक्टिविटी, आप कैसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अपने दैनिक जीवन में, शारीरिक गतिविधियों का जो स्तर होगा, उससे भी हमारी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, भिन्न या प्रभावित होती हैं। जैसे अगर हम सीडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी कि सुस्त जीवन शैली है हमारी, तो हमें कम ऊर्जा चाहिए होगी, जबकि फाइबर और विटामिन, रेशेदार युक्त खाद्य पदार्थ और विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन अधिक करना पड़ेगा। और कैलोरी, चूंकि हमें ज्यादा, हम सुस्त जीवन जी रहे हैं, जीवन शैली है, दिन भर टेबल पे बैठ के काम करते हैं, तो हमें कैलोरी या ऊर्जा का सेवन कम करना होगा। अगर यही हमारा जो गतिविधि स्तर मध्यम स्तर का है, यानी कि हम रोज आधा घंटा 1 घंटा टहल पाते हैं अपने जीवन में, तो हमें कैलोरी या ऊर्जा थोड़ा सा अधिक लेना पड़ेगा, और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसका एक संतुलन बना के चलना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सक्रिय यानी कि एक्टिव या धावक जैसी लाइफस्टाइल, यानी उसको दिन भर में 4-5 घंटे दौड़ना या अभ्यास करना पड़ता है, तो वहां पर उसकी ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइट्स, और साथ में जो मिनरल्स, खासतौर पर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जो हैं, इनकी आवश्यकताएं उसकी बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारी शारीरिक गतिविधि का स्तर है, वो भी हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को प्रभावित कर रहा है। अगला जो कारक है वो है हेल्थ स्टेटस एंड मेडिकल कंडीशन, स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा स्थितियां। यानी अगर कोई स्वास्थ्य की स्थिति में कोई विचलन है, कोई डिस्टर्बेंस है, यानी अस्वस्थ है, तो उसकी पोषक तत्व की आवश्यकताएं भी बदल जाएंगी। जैसे डायबिटीज, मधुमेह में सभी लोगों को पता है कि हमें ऐसे फल खाना, ऐसा आहार खाना होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, यानी जो हमारे ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा ना बढ़ाए, यानी कि रेशेदार युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ओट, जई है और बहुत सारी लेग्यूम्स, दालें हैं, फल, सब्जियां, ये खाना होता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही कम कर देना होगा। हाइपरटेंशन, अगर उच्च रक्तचाप की समस्या है किसी को, तो वहां पर सोडियम जो है, चूंकि वही उच्च रक्तचाप के लिए एक बहुत बड़ा कारक है, तो उसका सेवन कम करना पड़ता है। और कितना, 1500 मिलीग्राम से भी कम सोडियम का सेवन करना चाहिए। जबकि हम जो है पोटेशियम है, उसका सेवन जो है उसका मेंटेन कर सकते हैं, जो उसका केला जो है उसका एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। सीलिएक डिजीज, सीलिएक रोग है, तो वो एक एलर्जिक टाइप का रोग है जहां पर ग्लूटेन युक्त आहार, अनाजों से हमें ये सीलिएक बीमारी होती है। तो यह जो ग्लूटेन से मुक्त जो है विहीन अनाज का सेवन करना होता है, जैसे क्योना या चावल जो है, उसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो उनका सेवन किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो जेनेटिक और मेटाबॉलिक फैक्टर्स, अनुवांशिक और चयापचय कारक जो हैं, वो भी एक भूमिका निभाते हैं आवश्यकताओं के निर्धारण में। तो उसमें पहला है जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो एक जेनेटिक समस्या है। तो अगर जिसको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, तो उसको दूध या दूध से बने हुए पदार्थ कम लेना होता है, क्योंकि वो लैक्टोज को टॉलरेट, सहन उसका शरीर नहीं कर पाता है, रिएक्ट करता है। तो ऐसे केस में इन लोगों को लैक्टोज की मात्रा कम दी जाती है, या फिर आलमंड यानी कि बादाम या सोयाबीन से बना हुआ जो दूध आता है, उसको, उससे बना हुआ दूध जो है या उस तरह का पदार्थ जो है वो दिया जा सकता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक बीमारी है जहां पर कि उसमें हम जो आर्टिफिशियल शुगर्स लाइक एस्पार्टेम, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको हमें कम खाना होता है। या फिर अगर शरीर में कोई जीन म्यूटेशन हो गया है किसी के,
किसी तरीके से, तो उस केस में जैसे जो फोलिक एसिड है यह सामान्य मनुष्य को आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कुछ खास तरीके के जीन म्यूटेशन हो जाते हैं तो वहां पे फोलिक एसिड की उसको आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसकी आवश्यकता होती है, मिथाइल फोलेट। तो वहां पर हमें फोलिक एसिड की जगह जो है मिथाइल फोलेट उसको देना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या इन्फ्लुएंसेस, पर्यावरण के प्रभाव जो कि करते हैं। अगर कोई मनुष्य गर्म जलवायु में रह रहा है, हॉट क्लाइमेट में रह रहा है, तो जाहिर सी बात है गर्मी में पसीना बहुत निकलता है और पसीने के जरिए सोडियम क्लोराइड जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है ह्रास होता है, उसकी कमी होती है, तो यानी उसके आहार में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ORS देना पड़ता है, या नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा स्रोत है, वो लिया जा सकता है। और उसके शरीर को अपने को हाइड्रेट रखना होगा, यानी कि पानी का स्तर जो है, जल का स्तर बनाए रखना होगा। अगर कोई मनुष्य आदमी जो है हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर रह रहा है, तो वहां पर उसको आयरन की कमी होती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, तो हीमोग्लोबिन की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वहां पे उसको आयरन और एंटीऑक्सीडेंट वाले जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता अधिक होगी। अगर आप बड़े शहर में रहें जहां पे पॉल्यूशन या प्रदूषण का स्तर बहुत ही अधिक है, तो वहां पर एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये जो प्रदूषण वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो प्रदूषण होता है, वो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स, मुक्त कणों का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर को उन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो उनसे बचे रहने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन सी या विटामिन ई का सेवन अधिक करना पड़ेगा। यानी अगर कोई प्रदूषण युक्त माहौल में रह रहा है तो उसको एंटीऑक्सीडेंट वाले न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों का सेवन, उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या कल्चरल फैक्टर्स जो हैं, सामाजिक या आर्थिक या सांस्कृतिक कारक भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उनकी वजह से भी पोषक तत्व की आवश्यकताएं जो बढ़ या घट सकती हैं। जैसे अगर कोई गरीब है तो जाहिर सी बात है कि उसके आहार में उसका आहार जो है वो संतुलित नहीं हुआ, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति उतनी अधिक नहीं होती है, तो उसमें उनको कुछ पोषक तत्वों को मैनेज, उनको कम करके दूसरे पोषक तत्वों के या महंगे जो पोषक तत्व हैं, स्रोत हैं आहार के, उनको छोड़ करके सस्ते स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। या फिर अगर हमारी संस्कृति भिन्न है, जैसे कुछ खास जो आबादी है वो पशु जनित आहार नहीं लेती है, मतलब दूध, मांस, मछली, अंडे का सेवन नहीं करती है, या खास तौर पे इंडिया में देखा गया है यूरोपियन देशों की तुलना में, जहां पर कि वेजिटेरियन या शाकाहारी लोग अधिक हैं, तो यहाँ पर विटामिन B12 के अलग से पूरक आहार या आवश्यकता ज़्यादा होती है। विदेशी जो या यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पर मांसाहार का सेवन ज़्यादा किया जाता है। जापान में जैसे वो, चूंकि वो लोग अधिक मछली खाते हैं, तो उनके आहार में ओमेगा-3 फैटी एसिड जो है वो अधिक होता है। साथ ही साथ कुछ मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकते हैं जो हमारे मन में वो है नहीं, लेकिन हमारे मन के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे या हो जाता है, जैसे स्ट्रेस है, तनाव है। तो तनाव में क्या होता है, हमारे शरीर में खून में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो मीठा खाने की तीव्र इच्छा होती है। तो इससे भी हमारे जो पोषक तत्व की आवश्यकताएं हैं वो बढ़ या घट सकती है। या कोई हमें ईटिंग डिसऑर्डर है या खाने की कोई विकार है, एनोरेक्सिया जिसमें कहते हैं, यानी हमें खाना अच्छा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा होगा, उन्हें ज़्यादा भूख ही नहीं लगती है, तो जाहिर सी बात है जब उनको भूख नहीं लग रही है तो कम खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है उनमें ऊर्जा और प्रोटीन की कमी होगी। तो ऐसे लोगों के आहार में ऊर्जा और प्रोटीन का अधिक समावेश करना पड़ेगा, यानी उसका घनत्व, ऊर्जा और प्रोटीन का घनत्व आहार में बढ़ाना होगा। या कभी कभी अगर लोग अवसाद का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का, तो ऐसा देखा गया कि जो ओमेगा-3 फैटी एसिड जो लोग कम खाते हैं वो दूसरों की तुलना में अवसाद या डिप्रेशन का शिकार जल्दी हो जाते हैं। और अगर हम कुछ दवाएं खा रहे हैं तो वो भी जो हमारे पोषक तत्व हैं उनके साथ परस्पर विरोध या उनका समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकताएं बदलती हैं। जैसे स्टैटिन दवा है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए ली जाती है, तो वो कोएंजाइम Q10 उसके लेवल को कम कर देती है। अगर हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरिया है, वो हार्म बैक्टीरिया या नकारात्मक बैक्टीरियाओं को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो साथ में साथ कुछ सकारात्मक अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे होते हैं औषधि के रूप में, तो हमें अपने आहार में प्रोबायोटिक का भी इस्तेमाल करना चाहिए या उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। या कोई गर्भ निरोधक दवाएं हमारी माताएं या बहनें ले रही हैं, तो उस ऐसी स्थिति में जो है फोलिक एसिड, विटामिन B6
उसका जो अवशोषण है वो कम हो जाता है, यानी कि हमें आहार में उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पोषक तत्व की आवश्यकताएं हैं वो बहुत सारे कारक हैं। जो मैंने कारक बताए, इसके अतिरिक्त और भी कारक हो सकते हैं जो हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को प्रभावित करते होंगे, जिसमें सबसे प्रमुख हमने अभी बात किया कि उम्र है, शरीर का भार है, शारीरिक स्थिति है, लिंग है, महिला पुरुष इनका भी जो है आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। उसके बाद आप किस परिस्थितियों में रह रहे हैं, आपका पर्यावरण इन्वायरमेंट किस तरह का है, गर्म है, ठंडा है, प्रदूषण युक्त है। तो इस तरह से बहुत सारे कारक हो सकते हैं जो हमारी हमारी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं या पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।